हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आपका यूनिट 3 का लेक्चर 1 हम अपलोड कर चुके हैं मैग्नेटोस्टैट का लेक्चर नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हम बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ को पढ़ चुके हैं कि बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ क्या बोलता है और उसकी एप्लीकेशंस आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ की आपके सिलेबस में बस 3 ही एप्लीकेशन हैं। 3 एप्लीकेशन में से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पी पॉइंट पर, उससे किसी भी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर ए डिस्टेंस पे इस तरीके से। दूसरा आपके पास एक सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले स्ट्रेट वायर था, अब सर्कुलर है। फिर सर्कुलर वायर के एक्सिस पे निकालना या बोल लो एक रिंग के एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ। यही तीनों के तीनों जो आपके पास एप्लीकेशंस है इनको आप एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ आगे आने वाले लॉज में से एक है और यहाँ पे आप देखेंगे कि डेरिवेशंस बहुत बड़ी हो रही हैं। जैसे कुलाम्स लॉ में डेरिवेशंस बहुत बड़ी होती थी और उसको गोज लॉ में जाके छोटा सा कर दिया गया था 1-2 लाइन में ही। बिल्कुल सेम वे में आपके पास यहाँ पर डेरिवेशंस बहुत बड़ी है बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ में। जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ पे जाएंगे तो डेरिवेशन देखेंगे 1 या 2 लाइन में हो जाएंगी। ओके, पर आपको जब स्पेशली मेंशन कर दिया जाए कि आपको बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ से ही करना है तो आपको इसी से करना है, ठीक है। तो बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ की एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी ए डिस्टेंस पे। डिस्टेंस दे देंगे वे आपको। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब कि बहुत लंबा वायर है। तो बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ का यूज़ करते हुए हम इसे का मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उसको पता ही नहीं होगा बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ क्या बोलता है, तो पहले उस लेक्चर को कवर कर लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं। सपोज करो ये आपके पास वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइट का मतलब है इसका एंड्स हमको नहीं पता है, कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म कुछ नहीं पता है, ठीक है। इनफाइनाइट है तो मान लो ये वो पॉइंट है P जहाँ पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस वायर की वजह से। वायर की वजह से अभी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं जब तक इसमें कोई करंट नहीं गया। तो सपोज करो इसमें एक आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टेडी करंट। मैग्नेटोस्टैट पढ़ रहे हैं तो स्टेडी करंट की बात कर रहे हैं। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एसी नहीं डीसी करंट है, ओके। तो आपको इसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो ये पॉइंट कुछ डिस्टेंस दूरी पर भी होगा इस वायर से। तो इस वायर से सपोज करो वो ए डिस्टेंस दूरी पर है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में इतना करंट जा रहा है, उससे 5 सेंटीमीटर दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 10 सेंटीमीटर दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरीके से, ओके। तो वो ए वो वैल्यू है जो आपके पास डिस्टेंस वो देंगे उस पॉइंट का इस वायर से, ओके। फिर आपके पास बायट-स्वार्ट्ज़ लॉ में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। स्टेप्स क्या थे, आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना होता था, आपको एक करंट एलिमेंट चूज करना पड़ता था। उस वायर के ऊपर एक छोटा सा DL लेंथ का करंट एलिमेंट चूज किया। फिर करंट एलिमेंट को आपने करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उस पी पॉइंट की पोजीशन देखनी है कि उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो पी पॉइंट कहाँ पर पड़ता है। तो आपको फिर इसको दिखाने के लिए एक पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती थी। तो DL जो आपने एलिमेंट माना है वहाँ से एक पोजीशन वेक्टर R कैप बनाते थे जो कि पी पॉइंट की पोजीशन बता रहा होता था। फिर DL और R के बीच में एक एंगल थीटा लेते थे और फिर आप क्या करते थे, उन सब की वजह से निकाल के जोड़ते चले जाते थे। तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लिया कि एक DL एलिमेंट यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया, ये करंट एलिमेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यही क्यों लिया, तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह ले सकते हैं। यहाँ पर बीच में भी ले सकते हैं, पर जो सेंटर वाला है, मैं इस क्वेश्चन को जनरलाइज करना चाह रहा हूँ, मतलब एक जनरल आंसर बनाना चाह रहा हूँ कि P इस कहीं पर भी पूछ लिया जाए आपसे, किसी भी एलिमेंट की वजह से पूछ लिया जाए, आप उसी की वजह से निकाल सकें। भाई ये तो सेंटर पे होगा ना, ये एक जनरल केस है कि बस सेंटर पर ही है। ये वाला कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, सेंटर के अलावा कहीं पर भी। सेंटर पे करना है तो एंगल को 0 रख लेंगे, ठीक है। तो एक जनरल केस बनाने चाह रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर या नीचे इसको लिया है, सेंटर बिल्कुल इसके सामने नहीं लिया। सामने वाला केस भी इसी में इंक्लूडेड है। इसको बढ़ाते बढ़ाते सामने यहाँ पे आ जाएगा जब ये सामने वाला केस हो जाएगा, ओके। तो ये जनरल केस लेने के लिए मैंने इसको थोड़ा नीचे लिया है, ऊपर भी ले सकता था। सेंटर पर मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं एक जनरल केस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे तो आपको एंगल पता ही है, सीधा सीधा पता है 90 DL और R के बीच में 90 का एंगल बनाना है। तो बहुत सारा काम आपका ठीक यहाँ से खत्म ही हो जाता है आपके पास, ठीक है। इसलिए मैं जनरल ले रहा हूँ जहाँ पे एंगल वेंगल आपको नहीं पता है, कुछ भी चीज़ नोन नहीं है, ओके। दूसरा आप क्या करते थे, इस DL को मानने के बाद, ये DL किस डायरेक्शन में मानते थे, DL की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है और ये ऐसा टेंजेंट के अलोंग बनाया जाता है, बना दिया टेंजेंट के अलोंग। फिर आपको क्या करना होता था, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस P पॉइंट की पोजीशन बतानी होती थी।
इस पी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए आप एक वेक्टर यूज करते थे जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, दैट इज आर वेक्टर। ठीक है, इस डीएल और इस आर वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको थीटा मान लेते थे। इतने स्टेप्स हो गए थे हमारे पास। अब देखिए आगे क्या करना होता था। इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर आप एक स्मॉल सा मैग्नीट्यूड लिखना सीख चुके हो लास्ट लेक्चर में। बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ की हेल्प से हम वो लिख देंगे यूजिंग बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ। बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ क्या बोलता है, जो ये डीएल एलिमेंट वहां पर छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, छोटा एलिमेंट है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्केयर आर स्केयर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये था आपके पास स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ये इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आया। पर आपका क्वेश्चन क्या है, पूरे वायर की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फिर आप क्या करते थे, आप बोलेंगे ये ऐसा डीएल एलिमेंट तो मैं नीचे यहाँ से यहाँ भी मान सकता था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। फिर यहाँ मान सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मेथड क्या बोलता है, हर जगह एक डीएल 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 एलिमेंट मानते चले जाओ, हर जगह की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते चले जाओ, और फिर लास्ट में जाके उन सब का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेक्टर सम कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई पूरा वायर कवर हो जाएगा ना, यहाँ से चालू हो और लास्ट तक चले जाओ। पर क्योंकि ये आपके पास फिर आपको देखो एक के बाद एलिमेंट लेते जा रहे हो, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते जा रहे हो और फिर सम कर रहे हो, तो ये आपके पास एक कंटिन्यूअस सम होगा, क्योंकि एक के बाद एलिमेंट लिया है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, वायर में कोई गैप थोड़ी होता भाई, वो तो जितनी लेंथ है उतनी लेंथ है, गैप ही होगा तो 2 वायर हो जाएंगे मैं आपके पास, है ना। तो ये कंटिन्यूअस सम है, तो आप सम करने के लिए इंटीग्रेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। पर ध्यान देना, इंटीग्रेशन को बताना पड़ता है कि भाई तेरे को कहाँ से चालू होना है सम करना और कहाँ पर जाकर ख़त्म करना है। तो यहाँ पर वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, इतने सारे एलिमेंट कैसे लोगे आप पता नहीं, कहीं -इन्फिनिटी से चालू हो गए +इन्फिनिटी तक चल रहे होगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक सॉल्यूशन निकाला हमने। कई बार क्या होता है कि एंगल्स की टर्म में कैलकुलेशंस करना ज़्यादा इजी होता है मैथ्स में। ठीक है, इसलिए पोलर फॉर्म आई थी। हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हैं ना, XYZ एक्सिस, तो फिर क्योंकि इनमें कुछ टाइम पे कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती है, सर्कल वगैरह के केस में, स्फीयर वगैरह के केस में, तो वहाँ पर फिर पोलर फॉर्म आ गई थी। पोलर फॉर्म में आप XYZ या X या Y एक्सिस को r, की फॉर्म में दिखाते हो, या r, फाई की फॉर्म में दिखाते हो, तो क्योंकि वो कैलकुलेशन पर्पज से है बस। ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सा वायर है, इसको पूरा कवर करना है कि डीएल 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 इसके सारे कवर हो जाए, सबकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, वो इंटीग्रेशन में है। तो इसको कवर ही तो करना है, कवर करने के लिए कोई दूसरा मेथड ले लेते हैं। तो दूसरा मेथड देखो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे को इस एंड का पता है, जो नहीं भी पता तो मान लो मेरे को पता है कि ये एंड इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, एंगल मेरे को एंड का पता नहीं है, एंड किधर है, पर मैं थोड़ा सा, अगर मेरे को ये पता हो कि ये लास्ट वाला एंड इस पी पॉइंट पर कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल मैंने मान लिया φ1। ठीक है, अभी देखते जाओ। और मेरे को इस एंड का भी पता है कि ये एंड कितना एंगल बना रहा है इस पी पॉइंट के साथ, वो मान लिया मैंने φ2। एंगल मेजर कर रहे हैं इस सेंटर लाइन से, इस सेंटर लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, φ1 और φ2। अब ध्यान देना, मान लो ये φ1 60 डिग्री, अभी मान लिया मैंने, ये कुछ भी हो सकता है आपके पास, मान लिया ये 60 डिग्री है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, जब आप बिल्कुल इस एंड पर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, कर लिया, वो डीएल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो आप, तो ये डीएल एलिमेंट की पहचान कैसे करोगे, कौन से डीएल एलिमेंट की बात कर रहे हो। आप बोलोगे मैं उस डीएल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर इससे जस्ट ऊपर वाले डीएल की बात करी, आप बोलेंगे किस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड आपने इस पॉइंट पर लिखा है, तो आप बोलोगे मैंने उसका लिखा है जो 59 का एंगल बना रहा है। ये थोड़ा सा कम एंगल बनाएगा ना, इस लाइन को मैं उधर मिलाऊं तो इससे तो कम ही एंगल होगा, थोड़ा सा यहाँ कहीं से आएगी लाइन आपके पास, तो ये थोड़ा कम ही एंगल होगा, है ना। तो मैं बोलूंगा मैं उस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ जो 59 एंगल बना रहा है। फिर आगे चलते चलते मान लो यहाँ आए, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 50 एंगल बना रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 45 बना रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 20 डिग्री बना रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 0 एंगल बना रहा है। फिर यहाँ पे फिर बढ़ता जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ ये वाला एंगल जो 10 डिग्री बना रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ जो 20 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, या जितनी भी बनेगी। तो पूरा वायर कवर हो गया ना इन एंगल्स की टर्म में, φ1 और φ2 की टर्म में।
तो मेरा मेथड यही है कि भाई मेरा मेथड नहीं, मतलब मेथड यही फॉलो किया गया कि इस पूरे वायर को कवर करने के लिए हम इंटीग्रेशन को बताएंगे कि तू फाई 1 से स्टार्ट हो जा, फाई 1 यहाँ का लास्ट एंगल है, और फाई 2 तक चला जा, फाई 2 वहाँ का लास्ट एंगल है, तो पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ने तो सम करना है, वही इंटीग्रेशन को पता चला यहाँ से चालू होना है वहाँ खत्म होना है, तो कर देगा बीच में सारी चीज़ों का सम, क्योंकि भाई ये एंगल एक्चुअली में उसको यही तो बता रहा है, एंगल एक्चुअली में उसको यही बता रहा है। डीएल डीएल कौन से वाले डीएल की बात हो रही है, तो डीएल 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 ही तो जोड़ते जाना था हमको। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, चलें आगे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन को इस फाई की टर्म में लेके आना चाह रहा हूँ, सब चीज़ों को फाई की टर्म में करना चाह रहा हूँ। बात समझ में आई? मेरा मेथड समझ में आया? तो अब देखो भाई डीएल 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 कुछ कुछ एंगल बनाते जा रहे थे, तो जो डीएल हमने एक्चुअली में ये वाला मानना है ना, वो तो पता ही नहीं कहाँ पे इन्फिनिटी पे, एक्चुअली डीएल हमने ये वाला मानना है। तो ये डीएल भी तो कुछ एंगल बना रहा होगा, 20 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी, तो इसका एंगल जो बन रहा है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन गई हुई है ना इधर, इसका एंगल जो बन रहा है वो मैंने फाई मान लिया, और जो इस एंड का लास्ट वाले एंड का बन रहा है उसको मैं फाई 1 नाम दे रहा था, वो फुल एंगल है। ठीक है, वो फुल एंगल है। तो ये वाला एंड फाई 1 बना रहा है, वो फाई 2 बना रहा है, और इसका एक जनरल मान लिया फाई। फाई की वैल्यू आप कुछ भी रखें, 45 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, उस हिसाब से अलग अलग एलिमेंट आप पर पहुंच जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? ओके। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन को इस फाई की टर्म में लेके आना चाह रहा हूँ। तो जितनी भी टर्म मेरे को इस टर्म में दिख रही है, इंटीग्रेशन करने से पहले उन सबको फाई में कन्वर्ट कर लो। ओके, अब देखिए म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, उसको फाई में कैसे लेके आए, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होती, 4 पाई की चेंज नहीं होगी, करंट भी कांस्टेंट जा रहा है, उसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप चेंज कर सकते हो डीएल थीटा और इस आर को फाई की टर्म में लेके आ सकते हो, तो कुछ मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे और इनको लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये पी पॉइंट है, इसका नाम सपोज करो क्यू दे लिया, इस पॉइंट का नाम सपोज करो आर दे लिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप क्या देख रहे हो, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, ये तो 90 डिग्री है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप बोलेंगे थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, ये तीनों एंगल का सम जो होगा वो आपके पास 180 डिग्री होगा। यहाँ से आप बोलेंगे थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से आप बोलेंगे थीटा जो बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। मेरे को साइन थीटा की वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे थीटा में लिखा हुआ है, मेरे को इसको फाई में लेके आना है, तो चेंज कर दो, टेकिंग साइन बोथ साइड। तो यहाँ पे बनेगा साइन थीटा, यहाँ बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस फाई, मैंने दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप क्या कहते हैं, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 में कोस में चेंज होता है, कोस साइन 90 कोस में चला जाता है, कोस फाई 90 माइनस फाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। तो आप जस्ट साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं कोस फाई से, एक ही बात है यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई। तो इस इक्वेशन में मैं साइन थीटा की जगह कोस फाई यूज कर सकता हूँ, फाई के टर्म में आ गई इक्वेशन, मतलब एक टर्म आ गई। अब इनको भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ, डीएल और आर स्क्वायर को। आर की बात करते हैं, आर क्या था आपके पास, ये वाला डिस्टेंस, सपोज करो ये वाला कितना है ए, तो मान लिया इस सेंटर से ये जो डीएल एलिमेंट बना है ये डिस्टेंस है आपके पास एल। ओके, तो आपको इस आर को कहीं ना कहीं से हटाना है, आर नहीं चाहिए आपको, फिर से फाई लेके आना है और आर को हटाना है। आर क्या है, एक तरीके से हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हटाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल में कोस फाई यूज करता हूँ, कोस फाई। कोस क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बनेगा, देखिए एक एंगल ये बना फाई, ये 90 डिग्री है, तो ये तो क्या बना बेस, जहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल और एक एंगल बने वहाँ पे वो होता है बेस। ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो कोस क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है ए, हाइपोटेन्यूज कौन है आर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस फाई क्या होगा ए अपॉन आर के बराबर। ठीक है, मेरे को तो आर नहीं चाहिए, तो आर को हटा देंगे, आर बनेगा आपके पास ए अपॉन कोस फाई के बराबर। ये आ गया आपके पास आर की रिप्लेसमेंट फाई की टर्म में। ठीक है, आप बोलेंगे कोई और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों यूज नहीं किया, और कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखिए क्या यूज कर सकते थे हम, मैं और कोई ट्रिग्नोमेट्री साइन फाई यूज कर सकता था। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एल है, हाइपोटेन्यूज आर है, तो एल भी नहीं चाहिए था मेरे को इस इक्वेशन में, मेरे को आर भी नहीं चाहिए था। तो दोनों एल और आर की टर्म में क्या करोगे, लेकिन भाई दोनों ही चीजें नहीं चाहिए तो उसको तो आप जबरदस्ती घुसा रहे हो, फिर हटाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, आप कोई और कुछ लेते, मान लो आप टेंजेंट लेते हैं, वो तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो एल अपॉन ए हो जाता है, आर तो कहीं आया नहीं तो आर को हटाओगे कैसे, है ना। तो इसलिए कोस इज द बेस्ट चॉइस। ओके,
इतना आ गया। आपने आर हटाने का रास्ता ढूंढ लिया, आपने साइन थीटा हटाने का रास्ता ढूंढ लिया। अब आपको डीएल और हटाना पड़ेगा। डीएल मतलब कि लेंथ का डेरिवेटिव। डीएल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ लेंथ। इस लेंथ को कहीं से कहीं लेके आओ भाई, कैसे भी करके लेंथ को किसी फाई के टर्म में लेके आओ और हटा दो। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं हम इसके लिए? टेंजेंट फाई यूज कर रहा हूँ। देखिए भाई, अगर मैं कोस फाई यूज करता तो फिर से यही चीज आ जाएगी। उसमें तो आर आ गया, एल भी आ गया, आर भी आ गया, तो कैसे हटेगा आपके पास? ठीक है, सॉरी साइन में एल और आर आ गया। कोस यूज करूंगा तो ए और आर आ जाएगा, वहां पे एल की बात ही नहीं हुई। तो टेंजेंट इज द बेस्ट चॉइस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? एल। बेस कौन है आपके पास? ए। तो टेंजेंट क्या बनेगा आपके पास? एल अपॉन ए। यहां से एल किसके बराबर आया? ए इंटू टेन फाई के बराबर। मेरे को एल नहीं चाहिए, मेरे को डीएल की रिप्लेसमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? डेरिवेटिव ले दूंगा बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू फाई। किसी के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव होता है ना भाई, एंगल के टर्म। फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो इधर क्या आएगा आपके पास? डी एल अपॉन डी फाई, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई विल बी इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो फिक्स डिस्टेंस है, वो एज इट इज। टेंजेंट फाई का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर फाई। ठीक है, इतना आ गया। इस डी फाई को मैं उधर ले जाऊंगा तो आपके पास डी एल की बनी आपके पास ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। मैं एक बार देख लेता हूँ इतना नीचे तक का वीडियो में दिख रहा है या नहीं। नहीं दिख रहा है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास डी एल क्या आ जाएगा? ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। तो आपके पास देखिए, ये इसको 2 नाम दे लीजिए, इसको 3 नाम दे लीजिए, इसको 4 नाम दे लीजिए। ये रिप्लेसमेंट्स आ गई आपके पास इक्वेशन 1 में करने के लिए, ताकि सब कुछ फाई में हो जाए। तो यूजिंग 2, 3 एंड 4 इन 1 यूज कर दो, रिप्लेस हो जाएगा फाई। यूज करेंगे तो भाई देखिए डी बी क्या बनेगा? डी बी था आपके पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, और उसके बाद आया डी एल। डी एल की जगह आप वैल्यू रखिए, उसकी कितनी है? ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, है ना। फिर उसके बाद साइन थीटा को आप वहां से क्या लिख रहे हैं? कोस फाई डिवाइडेड बाई, फिर था आपके पास आर स्क्वायर। भाई आई के बाद डी एल था, डी एल की वैल्यू रख दी। फिर साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू रख दी। नीचे आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह आर की वैल्यू रख देंगे हम कोस फाई, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इस टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आपके पास बस जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन से देखिए कैसे। डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, इनमें तो कोई चेंज आया नहीं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर एक ए ये है, ये ए स्क्वायर है, तो एक ए तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा आपके पास एक ए, तो नीचे एक ए और बच गया, उसको यहाँ पे लिख लिया। ऊपर क्या बचा? सीकेंड स्क्वायर फाई। अच्छा, ये कोस स्क्वायर फाई ऊपर जाएगा, कोस स्क्वायर फाई तीसरे नंबर वाला ऊपर गिना जाता ना। कोस स्क्वायर फाई जब ऊपर जाएगा, एक कोस पहले से था तो कोस क्यूब फाई बन जाएगा। तो ये यहाँ पर ऊपर क्या बचा? सीकेंड स्क्वायर फाई बचा, ये ऊपर जाके कोस क्यूब फाई बचा, और एक डी फाई बचा हुआ था। इतना हो गया। अब आपको पता है कोस और सीकेंड तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी 2 पावर इसको कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है, तो आपके पास जो डी बी बनेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए कोस फाई डी फाई। अब ये फाई के टर्म में आ गया है सब कुछ। अब आपका बस लास्ट स्टेप रह गया कि स्मॉल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, पूरे को इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास पूरे का आंसर आ जाएगा ना। इसको उतार लीजिए एक बार, फिर आगे चल रहे। ठीक है, इसको भी कर ही देते हैं, अब तो कुछ रही नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास डी बी का इंटीग्रेट आ जाएगा आपके पास। इधर आपके पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए कोस फाई
डी फाई का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन को लिमिट बतानी है। लिमिट किसकी लगती है? जिसके साथ ये डी लगा होता है ना, फाई के साथ लगा, तो फाई की लिमिट्स आएंगी। वह वैसे भी पहले बात हो चुकी है हमारी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम फाई की टर्म में लिमिट्स रखने वाले हैं, क्योंकि फाई इस पूरे वायर को कवर कर सकता है ना, ये बात हो चुकी है। पर अब समझना कि इस लिमिट में थोड़ा सा झंझट है। ये लिमिट देखिए, ये वाला कॉर्नर आपके पास फाई 1 एंगल बना रहा है टोटल, और वो वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर फाई 1 एंगल टोटल बना रहा है ये, ठीक है, और वो वाला कॉर्नर कितना बना रहा है? फाई 2 एंगल। तो आप जस्ट सीधा सीधा फाई 1 से फाई 2 इंटीग्रेट नहीं कर देना। अभी आपको मैंने दिखाया था ये 60 था, फिर आपके पास 50, 40, 30, 20, 0 हो गया था। 0 के बाद फिर बनना स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से। तो एक बार आपके पास एंगल यहाँ से घटता आ रहा है, एंगल यहाँ से घटता आ रहा है और फिर बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास जो लिमिट आएगी वो ऐसे आएगी आपके पास -φ1 से +φ2। मतलब ये आपकी रेफरेंस लाइन है, इससे नीचे का एंगल अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो ऊपर का पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या आप उल्टा कर सकते हैं, इसको प्लस का ले लो, उसका माइनस का ले लो, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ से देख रहे हो, फिर यहाँ से देख रहे हो, ये पहले 60 था, फिर 50, 40, 30, 20, 0, फिर बढ़ता चला गया। तो एक को पॉजिटिव लेगा, एक का नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ये ऐसा ही करना ही पड़ेगा। जैसे वैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई भी एंगल आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप मेजर करते हो, सपोज करो, तो मान लो ये 45 डिग्री, आप इसको प्लस का लिख लेते हैं। पर अगर कोई लाइन यहाँ हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप एंगल मेजर कर रहे हो, मान लो यही है वो लाइन 270 डिग्री है ना, तो ये 270 कैसे मेजर करते हो आप? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इससे ऐसा मेजर करते हो, तब बोलते हो ये 270 डिग्री है। पर आप यहाँ से इसको -90 भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे? मगर मैं साइन लिख रहा हूँ, साइन 270 कैसे लिखेंगे आप इसको? साइन कैसे लिखोगे? 360 डिग्री माइनस का 90 डिग्री है ना, साइन 360 -90 डिग्री। ये आपके पास साइन जब 360 हो तो साइन साइन में रह जाता है, और एंगल आपके पास कितना है? 360 माइनस एंगल कितना है? 90 डिग्री। और आपके पास क्योंकि ये 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव में आता है आपके पास। इस नेगेटिव को अंदर ले जा सकते हो आप, इसको साइन माइनस का 90 भी लिख सकते हो। साइन का अंदर का नेगेटिव अंदर ले जा सकते हो, बाहर ले जा सकते हो, है ना। ओके, साइन माइनस एक्स इजिकल टू माइनस का साइन एक्स होता है। तो आपके पास ये जो एंगल है नेगेटिव में आ गया ना आपके पास, ये फोर्थ क्वार्टर में, तो इस रेफरेंस लाइन से नीचे का एंगल नेगेटिव, ऊपर का एंगल पॉजिटिव, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो। वरना बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको इसको समझाया था। यहाँ से पहले 60 था, फिर 50, 40, 30 घटता जा रहा है, पहले ज़्यादा था फिर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फिर इस रेफरेंस पॉइंट पे आके 0 होने के बाद फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ से कम हो रहा है तो इसको नेगेटिव का ले रहे हैं, और फिर इसको पॉजिटिव का ले रहे हैं, या उल्टा ले लो, वहाँ से घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, तो उसको नेगेटिव का ले लो, इसको पॉजिटिव का ले लो। वो आपकी मर्जी है किसको नेगेटिव ले रहे हो, किसको पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई। देखिए माइनस साइन 90 भी -1 होता है, ये भी -1 आएगा, तो बात वही है आपके पास। चलिए, एक को नेगेटिव लेना है, एक को पॉजिटिव लेना है, कुल मिला के ये समझाना था बस। अब आपका इंटीग्रेशन है, ये सोलो के नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल टू μ0I/4π। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट चीजें आपके इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। यहाँ आपके पास बचा -φ1 से φ2, बता दे रहा हूँ फिर से, इसको नेगेटिव लोगे, इसको पॉजिटिव लोगे, वो भी कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। अंदर बचा cos φ d φ, कोस का इंटीग्रेशन करता है फाई के रिस्पेक्ट में, और ये होता है आपके पास कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है। यह आपके पास μ0I/4πa इंटीग्रेशन ऑफ कोस फाई आपको क्या देता है? साइन फाई, प्लस का ही साइन फाई। और लिमिट आपके पास क्या है? -φ1 से φ2। अब आपको लिमिट रखनी होती थी, लिमिट कैसे रखी जाती थी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, ऐसे ही रखते थे। अपर लिमिट साइन फाई की जगह एक बार अपर लिमिट रखी, माइनस साइन फाई की जगह आपको लोअर लिमिट रखनी है, और लोअर लिमिट माइनस का φ1 है, माइनस का φ1 है, रख दिया। अब अभी बताया था साइन में जो अंदर का नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है, तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो बाहर लिख देता हूँ मैं, शायद नीचे का दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ। तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी नेट, ये आपके पास बना μ0I/4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, ये याद रखेंगे फॉर्मूला।
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, वेयर फाई 1 और फाई 2 जो एंड्स के साथ एंगल बन रहा है, वायर के एंड्स, ठीक है, उनके साथ जो एंगल बन रहा है पी पॉइंट पर वो लिया गया। तो जैसे अगर एक बार इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं कैसे निकालते हैं इसको। एग्जांपल है, आपके पास एक स्केयर है, ठीक है, इस तरीके का एक स्केयर है, ऑलराइट। स्केयर की हर एक साइड 2a लेंथ की है, ओके, और हर साइड में ऐसा आई करंट जा रहा है, आई करंट इधर, आई करंट इधर, आई करंट इधर, आई करंट इधर। आपसे पूछा गया कि इसके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, ठीक है, इसके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। तो भाई आप एक बार ये चेक कीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना कौन कौन रहा है। आपके पास एक्चुअली में यहाँ पर 4 वायर है, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, 4 वायर है। चारों का क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर जुड़ेगा या घटेगा, पहले ये देख लो। तो पहले आप डायरेक्शन निकालना सीखो मैग्नेटिक फील्ड की। कल भी दिखाया था हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे करते थे आप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी एक मेथड और सिखाऊंगा डायरेक्शन दिखाने के लिए, वो अभी इसी में कर रहे हैं हम। पहले भाई क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कल वाले मेथड से देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे देख लेते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए आप क्या करते थे, एक डीएल इधर कंसीडर करा और इस पॉइंट तक जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहाँ तक आप आर मानते थे, है ना, ऐसे ही करते थे ना। तो आपके पास मेथड क्या था, डीएल क्रॉस आर निकालना था। डायरेक्शन के लिए क्या करना था, डीएल क्रॉस आर निकालना था, ठीक है। उसके लिए क्या करते थे आप, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में करो और सेकंड की डायरेक्शन में कर्ल कर दो। फर्स्ट वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है, डीएल ऊपर की तरफ है ना, तो डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स करी। कर्ल किधर करनी है, आर की डायरेक्शन में, आर किधर है, इस साइड, तो कर्ल किधर करनी है, आर की डायरेक्शन में। किधर आया, अंदर की तरफ। इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना अंदर की तरफ। एक बार इसका और चेक करते हैं। ये डीएल उस तरफ बनेगा, करंट की डायरेक्शन में डीएल होता है, आर इस तरफ बनेगा। तो आपके पास देखिए डीएल उस तरफ बना, आर ये नीचे की तरफ। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर करी, सेकंड की डायरेक्शन में मोड़ी, आर नीचे, सेकंड की डायरेक्शन में मोड़ी, तो इसकी वजह से भी अंदर आया। ऐसे ही इसकी वजह से भी अंदर आएगा, इसकी वजह से भी अंदर आएगा। तो इस सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड सब की वजह से अंदर ही बनने वाला है, ठीक है। और क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर है तो हर एक से सेम डिस्टेंस पे है। तो आपके पास जो आपके पास डीबी का फॉर्मूला होता था, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीज सबके लिए सेम है। इस वायर के लिए भी करंट उतना ही, इसके लिए भी करंट उतना ही, इसके लिए भी करंट उतना, इसके लिए भी करंट उतना। भाई करंट सबके लिए सेम है, डीएल एलिमेंट सबके लिए सेम है, मतलब टोटल लेंथ सेम है दोनों सभी वायर्स की। सेंटर तक का डिस्टेंस सबके लिए सेम है, एंगल भी स्क्वायर में सबके लिए सेम बनने वाला है। तो आपके पास चारों के चारों वायर एक ही डायरेक्शन में सेम मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेंगे आपके पास। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 4 टाइम्स नहीं बनेगा एक वायर का। एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका 4 गुना बनेगा। तो जो आप बोलेंगे बी नेट जो बनेगा दैट विल बी 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर। एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका 4 गुना बनेगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ है। नेट निकालोगे तो सब जुड़ेंगे, एक ही डायरेक्शन वाले तो जुड़ जाते हैं ना वेक्टर्स, डायरेक्ट। एक वायर का निकालते कैसे, देखिए डायरेक्शन समझ में आई ना। एक वायर का निकालते हैं, ये सेंटर पॉइंट है। अभी यहाँ पे हमने ये मेथड सीखा था, इसमें क्या मेथड होता था, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर उस पॉइंट से आपको एंड पॉइंट्स के एंगल पता है, एंड पॉइंट्स, भाई ये बिल्कुल सेंटर हो गया तो ये भी इसको बीच से काटेगा। आपको पता है कि एक स्क्वायर की डायगोनल 90 डिग्री पर काटती है, तो ये डायगोनल है ना आपके पास, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, तो टोटल 90 पे काटती है। और ये बिल्कुल सेंटर आ गया, तो ये कितना बचा 45 डिग्री, ये कितना बचा आपके पास 45 डिग्री, दोनों 45 बचे। तो आपको एक तरीके से फाई 1 भी पता है, आपको एक तरीके से फाई 2 भी पता है, दोनों चीजें पता है। दोनों चीजें पता है तो एक वायर का निकालना आता है हमको। तो कैसे आएगा ये, बी नेट कितना आएगा, बी नेट इक्वल टू 4 टाइम सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। एक वायर कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट इंटू में उसमें करंट जो जा रहा है डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू में इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है।
डिस्टेंस वायर से उस पॉइंट का लेते थे ना, सभी के लिए सेम होगा क्योंकि सभी के लिए उतना ही डिस्टेंस है, सेंटर है। ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल लेंथ 2a है, तो ये तो हाफ ही बची उसकी, तो हाफ कितनी होगी, a के बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास a। ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता था साइन φ1 आपके पास 45 डिग्री है, साइन φ2 वो भी आपके पास 45 डिग्री है। ये बना आपके पास साइन 4 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a, और ये यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, ये आपके पास 2/√2 आ जाएगा है ना। 2/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 बस खाली है ना भाई। ये आया आपके पास 2/√2, तो ये √2 ही बन गया ना, तो आंसर आपके पास आया 4√2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a। 4 से 4 काटना चाहे तो काट लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इस पे, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस हम करने जा रहे हैं, इस पे बेसिस पे बताया था ना कि इसको जर्नलाइज करेंगे। ये तो जर्नल फॉर्मूला है, इसको भी जर्नलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। करे हैं, इसको रब कर रहा हूँ मैं, बस रिजल्ट को अभी रख रहा हूँ। ठीक है, जनरलाइज करते हैं, देखिए कैसे। केस 1, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड point P is at midpoint और बाइसेक्टर। पॉइंट P आपका वायर के बिल्कुल मिड, जैसे वायर तो आपका ऐसा इन्फिनिटी लेंथ का है, और पॉइंट P जो पड़ता है ये पता है आपको कहीं पे मिड पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट P आपको पता है कहीं पर मिड पॉइंट पर है, तो आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बस आपको देखिए म्यू नॉट चेंज नहीं होएगा, कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, चेंज नहीं होएगा। ये डिस्टेंस भी अभी भी a ले रखा है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये भी आपके पास उतना ही है। आई करंट चेंज नहीं हो रहा, ये चीजें तो चेंज नहीं हो रही, तो चेंज होएगा φ1 और φ2। मिड पॉइंट पर होने का मतलब देखिए कैसे, आपके पास ये एंगल जो φ1 बनेगा ये कितना बनेगा आपको ये चेक करना है। अब मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट P है, यहाँ से आपको इस एंड तक आपको एंगल मेजर करना है, ठीक है। आप बोलेंगे इस एंड से यहाँ तक का 30 डिग्री बन गया। भाई आपने अगर इस लाइन को यहाँ पे डायरेक्ट मिला दिया तो आप बता देंगे इस एंगल को, तो भाई ये 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, कितना है ये तो आपको पता चल गया। फिर क्या फ़ायदा हुआ, लिख दो इसमें। पर दिक्कत क्या है कि आपको अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला रहे हो तो इसका मतलब आपने बोला कि ये वायर यहाँ पे इतनी ही लेंथ तक है, क्योंकि एंड से मिलाना होता है ना पॉइंट। इसका मतलब आपको एंड का पता है कि इनफाइनाइट वायर का एंड का पता है, नहीं पता भाई, इधर कोई मेंशन नहीं है कि आपको एंड का पता है। तो इनफाइनाइट वायर है तो आप बोलेंगे कि इस पॉइंट पे नहीं भैया एंड इधर नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है। तो अगर वहां मिलाओगे तो 30 से थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा, 30 से थोड़ा बढ़ गया तो मान लो 40 डिग्री हो गया। आप बोलेंगे नहीं भैया आपने यहाँ कैसे मिला दिया, एंड तो इससे ज़्यादा दूर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा दूर तक हो सकता है तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आप बोलेंगे एंगल और बढ़ गया, 60 डिग्री हो गया। आप बोलेंगे नहीं भैया आपने कैसे इधर मिला दिया, एंड तो और बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट वायर है। तो आपने यहाँ किया, आपने बोला कि भाई 80 डिग्री हो गया, ठीक है, 80 डिग्री हो गया, 80 मतलब 70 डिग्री हो गया। एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, इस लाइन से, ध्यान देना एंगल ये मेजर हो रहा है इस लाइन से। ये एंगल मैक्सिमम कितना जा सकता है आपके पास, मैक्सिमम ये लाइन बढ़ती 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 90 डिग्री तक जा सकती है, ठीक है। आप बोलेंगे ये लेंथ नहीं मिली, और आगे होगी और आगे होगी, तो ये आपके पास एक तरीके से आपको ये एंगल बढ़ता बढ़ता सीधा होता दिखेगा 90 डिग्री। अगर 90 से ज़्यादा एंगल, आप बोलते हो कि 90 से ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, 90 से ज़्यादा एंगल कहीं यहाँ कहीं बनेगा देखना, और ये लाइन तो उधर जा रही है, वो लाइन उधर जा रही है, क्या कभी मिलेंगी? इनके तो मिलने के चांस ही नहीं है कभी भी। देखिए ध्यान से सुनिए, पैरेलल लाइंस उन लाइंस को बोलते हैं जो इनफाइनाइट पर जाकर मिलते हैं। हालांकि मैथ्स में आप डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी भी नहीं मिलती है ना, पर एक्चुअली में डेफिनेशन ये होती है पैरेलल लाइंस की, वे दो लाइंस का पेयर जो आपके पास इन्फिनिटी पे जाके मिलता है। अगर आपको ध्यान हो, ऑप्टिक्स में जब आप इमेज फॉर्मेशन करते हो तो आप जो पैरेलल वाली लाइंस होते हैं उनको मान लेते हो कि इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है। एक ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, लेंस से टकराकर या मिरर से टकराकर इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा।
रेज इन्फिनिटी पे जाती है और आप मान लेते हैं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। क्यों मान लेते हैं भाई? क्योंकि पैरेलल लाइन्स ही वे होती है जो इनफाइनाइट पे जाके मिलती होती है। तो 90 डिग्री तक बनाया तब तक तो पैरेलल लाइन्स होगी और पैरेलल लाइन्स इन्फिनिटी पे मिल सकती है, पर ये आपने 90 से ज़्यादा किया तो डाइवर्जिंग रेज होगी, डाइवर्जिंग कभी नहीं मिलेगा आपके पास। तो मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री हो सकता है एंड तक। इन द सेम वे आप नीचे बोल सकते हो। तो आपके पास जब ये केस आएगा, इनफाइनाइट वायर है और जब ये पी पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, उस टाइम पे आपके पास φ1 और φ2 दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। φ1 और φ2 दोनों ही 90 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। 90 डिग्री के बराबर आ जाएंगे तो आप बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आप बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इक्वल टू μ0I/4πa। यहाँ पे लिखेंगे sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, sin 90 प्लस sin 90, 1 + 1 2 हो गया। तो आपके पास ये फॉर्मूला याद रखेंगे, B एट द मिड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स μ0I/4πa। ये मिड पॉइंट पे है और ज़्यादातर फॉर्मूला यही यूज होगा जब भी वायर आपको दिखा करेगा, वायर पर ज़्यादातर केसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ करेगा, ठीक है, आगे तक। वरना जनरलाइज तो ये है, पर जनरली आपको वायर के मिड पॉइंट्स पे निकालना पड़ा करेगा, आपके ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज हुआ करेगा। ओके, मिड पॉइंट पर इसको याद रखेंगे, 2 टाइम्स μ0I/4πa। ओके, ठीक है, आगे चले भाई। एक केस हो गया आपके पास, केस नंबर सेकंड में चलते हैं, इसको उतार लेना। समझ में आया ना एंगल आपके पास कैसे 90 बन रहे हैं। केस सेकंड में चलते हैं। केस सेकंड में वायर फिर से इनफाइनाइट लेंथ का है, वैसे आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वायर तो आपके पास इन्फिनिटी लेंथ का है, पर अब की बार जो पॉइंट P है ये नियर टू वन एंड, किसी एक एंड के पास है। ये पॉइंट P किसी एक एंड के पास है। देखिए कैसा, ये कुछ एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, मान लो ऊपर तक ये इन्फिनिटी तक गया हुआ, हमको नहीं पता कहाँ तक। जो आपका P पॉइंट है वो यहाँ इस एंड के पास है, ठीक है, इस एंड के पास है। तो आप इस लाइन को डायरेक्ट ज्वाइन करते थे, ये ज्वाइन कर दिया, इसको बोलते थे A डिस्टेंस, ठीक है, बोल दिया। पर जो आप फाई एंगल मेजर करते थे वो इसी लाइन से मेजर होते थे। इससे अगर नीचे होता तो आप बोल देते φ1 φ2 कितना एंगल है, पर इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये एंगल बना ही नहीं। आप इसी लाइन से एंगल मेजर कर रहे हो एक तो आपके पास जो φ1 होता था वो तो 0 बन गया, है ही नहीं, φ1 तो है ही नहीं, इसी पॉइंट से मेजर कर रहे हो, है ना। इस लाइन और इस लाइन के बीच में 0 का एंगल बनेगा। अब बात आती है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा। आप बोलो इन्फिनिटी यहाँ है तो कुछ एंगल आ जाता, पर यहाँ पे बता दिया तो आप मान के चल रहे हो कि ये फिक्स लेंथ है, तो फिक्स लेंथ हो नहीं सकती। इन्फिनिटी वायर तो और भी बड़ा हो सकता है, तो यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, तो लास्ट कितना हो सकता है 90 डिग्री, ठीक है, लास्ट कितना हो सकता है 90 डिग्री। अभी जो पिछला कंसेप्ट बताया था, तो φ2 आपके पास 90 डिग्री होगा, φ1 आपके पास 0 होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट के पास आएगा वो आपके पास एक में sin 90 रखोगे, एक में sin 0 रखोगे, तो sin 0 तो 0, sin 90 1 हो गया, तो 1 + 0 1 हो गया। तो अल्टीमेटली बस बचा कितना, μ0I/4πa। ये देखो मिड पॉइंट और एंड पॉइंट को कंपेयर करो, μ0I/4πa, μ0I/4πa और उसका 2 गुना। तो जो मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट्स। सोलेनॉइड में भी एक ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपके पास मिड पॉइंट पर और एंड पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसी ही रिलेशन आएगी उधर भी। तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है मिड पॉइंट पर दुगुना है एंड पॉइंट्स से, ऐसा ही सोलेनॉइड में रिजल्ट आएगा, मिड पॉइंट पर दुगुना होगा और एंड पॉइंट्स पर आपके पास उसका हाफ हुआ करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये केस समझ में आया, जब एंड पॉइंट पर, किसी एक एंड पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। ये था आपके पास केस सेकंड। केस थर्ड में अब बस और क्या हो सकता है, मिड पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट ले लिया। केस थर्ड आपके पास हो सकता है कि लेंथ ही फाइनाइट कर दी वायर की। केस थर्ड क्या है आपके पास, फाइनाइट लेंथ का वायर है, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ का वायर है। फाइनाइट लेंथ का वायर है तो सपोज करो वायर की लेंथ है L। यहाँ पर भी 2 केस बन सकते हैं। एक केस तो जब पॉइंट P आपके पास बाई सेक्टर पर है, और दूसरा केस आपके पास जब पॉइंट P आपका
बाई सेक्टर पर ना होकर एंड पॉइंट के पास है। जो केसेस इनफाइनाइट के लिए किए थे वही दो केस यहाँ पर भी किए जा सकते हैं ना। तो इन दोनों केसेस को मैं इधर आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर शो कर रहा हूँ। इसको एक बार दोबारा से बनाएंगे, कुछ और चीज़ें डायरेक्शन वायरेक्शन भी देखनी रहती ना, अभी फिर से देखेंगे। तो आपके पास देखिए फाइनाइट लेंथ है, ये एल लेंथ हो गया। पहला हम कर लेते हैं कि मिड पॉइंट पर है, ये मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट को यहाँ पे डायरेक्ट आप मिलाएंगे तो ये कितनी लेंथ बचेगी L/2, ये कितनी बचेगी L/2। इसको क्या बोलते थे, ए। तो आप बताइए अगर आपके पास ये लेंथ बराबर है और दोनों में ये कॉमन साइड है तो ये एंगल बराबर होएगा, ठीक है, बाई सेक्टर है ना भाई, ये एंगल भी फाई बनेगा। मतलब कि आप बोल रहे हैं कि φ1 बराबर होगा φ2 के, उनको कुछ फाई के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जो b का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई साइन फाई प्लस साइन फाई कितना बन जाएगा, 2 साइन फाई। आपने φ1 और φ2 को फाई रख दिया तो साइन फाई प्लस साइन फाई 2 साइन फाई। अब बस आपको साइन फाई निकालना है इस ट्रायंगल में, वो इजी सी बात है। जो आपके पास साइन फाई होता है, देखिए ये एक एंगल, ये एक 90 डिग्री एंगल, ये तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, L/2, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब L²/4 जमा का A²। ये इसमें रख देंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बाई सेक्टर पर। लास्ट आपके पास एंड पॉइंट पर, तो इसका एंड पॉइंट पर अगर P पॉइंट हो तो आपके पास फिर आपको ये एंगल पता होना चाहिए भाई, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है। एक एंगल तो आपके पास 0 बनेगा, दूसरे एंगल को सपोज करो फाई मान लो, φ2 को, तो बस आपके पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, यही आ जाएगा, सॉरी, b = μ0I अपॉन 4 पाई इंटू में साइन फाई, ये बन जाएगा। फिर वो डिपेंडिंग है कि आपके पास फाई की वैल्यू कितनी है, ये एंड कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि फाइनाइट वायर है ना भाई, फाइनाइट वायर है। वैसे आप निकाल सकते हो, फिर से यही लगाओ, आपके पास साइन, अब की बार कितना बनेगा, साइन फाई इसमें लिखिए, इसमें साइन फाई लिखिए। साइन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब की बार पूरा एल है और हाइपोटेन्यूज वही है, अंडर रूट ये बेस कितना था, A² जमा का L²। तो आप ये लेंथ की टर्म में भी इसको, एंगल पता तो एंगल लिख लीजिए, वरना लेंथ की टर्म में इसको लिख लीजिए। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैथमेटिकली स्टेप्स थे, इसको आप कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके पास कुछ केसेस आपके पास वायर के लिए। हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन की। तो देखिए डायरेक्शन में क्या था, आपके पास ये वायर था इनफाइनाइट लॉन्ग, है ना। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। आपने ऐसे DL एलिमेंट्स इस तरीके से कंसीडर कर रखे थे, इस पॉइंट को मिलाया था तो इसको R वेक्टर से दिखाया था ना। डायरेक्शन निकालनी सिखाई थी आपको, DL क्रॉस R सोल्व करना होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए। वेक्टर फॉर्म थी ना ये आपके पास। तो फिर कैसे सॉल्व करते थे, DL की डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर करी, सेकंड की डायरेक्शन में मोड़ा, तो किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, कल वाले की तरह आ रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस से दिखाते हैं अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को। DL की डायरेक्शन में फिंगर करी, R की डायरेक्शन में मोड़ा तो अंदर की तरफ, बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ आ रहा है। अगर ये P पॉइंट इस तरफ होता, इस पॉइंट पर, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता, R इस तरफ होता उस टाइम पे, R इसको मानते, तो क्या होता है आपके पास, DL की डायरेक्शन में फिंगर करी, R की डायरेक्शन में मोड़ी, तो किधर आ रहा है, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, आपकी तरफ, कैमरे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ऐसा डॉटेड दिखा देते, आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, ये क्या है, इनवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। तो कल बनाया था ना आपको, सर्कुलर बन जाएगा। यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, यहाँ एंटर कर रही है, फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ एंटर कर रही है, बाहर निकल रही है, एंटर कर रही है, बाहर निकल रही है, एंटर कर रही है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको आप ये बार बार है ना क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज द राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट वायर्स, फॉर स्ट्रेट वायर्स ओनली। ये स्ट्रेट वायर्स पर लगता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलता है आपको रूल, कि भाई जिस भी डायरेक्शन में वायर में करंट जा रहा हो उसकी डायरेक्शन में अपने थंब को कर लीजिए, ठीक है। वायर के अंदर जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा हो अपने राइट हैंड का थंब उसकी डायरेक्शन में कर लीजिए।
और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। फिंगर्स जिस तरीके से कर्ल होगी मैग्नेटिक फील्ड उसी तरीके से कर्ल हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये वायर है, इस वायर में अगर मान लो नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक करंट जा रहा है, तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स करी, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात सेम है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर करी हो गई, करंट की डायरेक्शन में थंब किया, सॉरी करंट की डायरेक्शन में थंब किया, कर लिया, फिंगर्स को कर्ल करो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर, यहाँ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, यहाँ इस साइड जा रहा है, यहाँ इस साइड जा रहा है और यहाँ इस साइड आ रहा है, तो इस तरीके से घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ। इसमें भी शो कर सकता हूँ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर करी तो यहाँ अंदर की तरफ और फिर पीछे से ऐसे घूम के यहाँ बाहर की तरफ। तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके भी एक स्ट्रेट वायर के लिए यूज करते हैं ये, कि आप थंब को करेंगे किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो क्या देंगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आपको क्या करते हैं, थंब को तो आप करते हैं करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स हैं वो आपके पास कर्ल जो की है वो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है आपके पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है कर्ल वाली। ऑलराइट, ठीक है, ये था आपके पास एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। न्यूमेरिकल्स क्योंकि वीडियो बड़ी बन गई, सोचा नहीं था इतनी बड़ी बन जाएगी। न्यूमेरिकल्स आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो अभी आप लगातार करते रहिए, क्योंकि रोज़ का आपका एक लेक्चर, शायद कोशिश करूँगा मैं रोज़ का एक लेक्चर देने की। तो लगातार इसको जितना चल रहा है आपके पास, जितना काम एक दिन में हो रहा है उतना करते रहे। ज़्यादा नहीं है ये, आपको वैसे वीडियो लंबी लग रही है, हुआ तो एक ही टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक आप साथ साथ करते रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।